हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के बारे में। ये टॉपिक जो है यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट या किसी भी स्टेट का पीएससी या जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसमें पूछा जाता है। और सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये किस सब्जेक्ट के किस पार्ट का टॉपिक है। तो हम इसे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। तो हमें वहीं पर आज जो है सिक्वेंसली बात करनी है कि किस प्रकार से शिक्षा का स्तर क्या रहा था और किस तरीके से इसमें क्रमिक परिवर्तन और वृद्धि और विकास होता गया। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और आप भी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम शिक्षा के विकास के बारे में। पहली बात तो शिक्षा का आपको अर्थ पता होना चाहिए कि क्या होता है। हालांकि हमें इसके ऊपर भी बहुत ही सीक्वेंस में बात करना है जो हम हमारे कभी दूसरे वीडियोस में लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस में उसके ऊपर भी हमें पढ़ना है। हम केवल शिक्षा के विकास के चरणों के बारे में देखते हैं। तो भारत में शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा का जो स्तर है वो जो है विश्व में भी काफ़ी माना हुआ है। जैसे कि हमें पता है अविभाजित भारत में ही सबसे पहले विश्व की पहली यूनिवर्सिटी यानी कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। और नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम भी हमने सुना है, उसके बारे में काफ़ी तथ्य हमने पढ़े हैं और उसे देखकर हम काफ़ी चौंक जाते हैं कि उस समय पे भी जो है कितना एडवांस लेवल रहा होगा एजुकेशन का। तो हम आधुनिक भारत के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं जब अंग्रेज़ों का शासन हमारे ऊपर रहा है, ठीक है। 1757 का प्लासी का युद्ध था जहां अंग्रेज़ों ने वहां से जब हमारे भारत पे धीरे धीरे बागडोर अपने हाथों में ली तो कुछ हद तक शिक्षा में भी जो है क्रमिक परिवर्तन आए। तो हम इन सभी परिवर्तनों को 3 चरणों में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके अंतर्गत क्या शैक्षिक विकास हुए हैं, ठीक है। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी रही है उसके अंतर्गत क्या शैक्षिक विकास रहे हैं। और हमें पता है जब 1857 की क्रांति हुई थी तब जो है भारत में जो प्रशासनिक बागडोर है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो है डायरेक्टली ब्रिटेन के महारानी को चली गई थी, क्राउन के शासन के अधीन आ गई थी। तो 1858 के बाद क्राउन के शासन के अधीन हमें शिक्षा का विकास पढ़ना है और उसके बाद आज़ादी के बाद हमारे शिक्षा में क्या परिवर्तन किए गए, शिक्षा के क्रम में क्या परिवर्तन किए गए वो हम देखेंगे। तो आज के हमारे वीडियो में हम केवल फर्स्ट पॉइंट को ही जो है डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि भारत में जो शिक्षा का विकास है इसके ऊपर हमारे 3 लेक्चर्स आएंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अब बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ है। तो कंपनी शासन के अंतर्गत जो शैक्षिक विकास है उसको अब हम केवल उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो वो व्यापार करने के लिए आई थी, उसका उद्देश्य जो है व्यापार था। लेकिन जब उनके व्यापार में क्रमिक परिवर्तन होते गए और व्यापार में भी कंपटीशन था फ्रांसीसियों से, पुर्तगाली से, डच से, तो धीरे धीरे वो जो है प्रशासनिक जो है सेवा में भी उतरते गए और उन्होंने जो प्लासी के और बक्सर के युद्ध के बाद जो है धीरे धीरे अपनी पैंठ बनाने लग गए और धीरे धीरे यहाँ की पूरी बागडोर को अपने हाथों में ले लिया। जब उनका शासन था तो उन्होंने इसमें जो है हमने व्यक्तिगत रूप से ही उन्होंने कुछ प्रयास किए, जो है सरकारी रूप से कोई प्रयास वहाँ उसमें नहीं किए। तो क्या क्या हुआ है शिक्षा को लेकर हम देखते हैं। तो 1781 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, हमें पता है जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने कोलकाता में मदरसे की स्थापना की और यहाँ पर क्या होता था, मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित विषयों की शिक्षा दी जाती थी।
1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन। इन्होंने जो है बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और ये हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन कराया जाता था यहाँ पर। फिर 1800 में जो लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने कंपनी के जो असैनिक अधिकारियों हैं, ठीक है, जो कंपनी के असैनिक अधिकारी हैं, उसके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, उसके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, लेकिन आने वाले ही समय में 1802 में ये कॉलेज जो है बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है शिक्षा भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों में दी जाती थी, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण इसे फाइनली जो है 1802 में जो है बंद कर दिया गया। तो बेसिकली जो कलकत्ता में मदरसा था और जो जोनाथन डंकन ने बनारस में जो संस्कृत कॉलेज खोला था, इसका उद्देश्य भारत की संस्कृति को बढ़ाना नहीं था, क्योंकि जब ब्रिटिश जो लोग थे वो इंग्लिश अंग्रेजी भाषा जानते थे, जब वो भारत पे शासन कर रहे थे कई सालों से, तो उन्हें भाषा की विशेषता पता चली, तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए जो है इस प्रकार से एक ग्रुप तैयार करा, एक ऐसा शिक्षित भारतीय तैयार कर रहे थे जो कि उनके शासकीय जो कामों में उनकी मदद कर सकें। ठीक है, नियमित तौर पे मतलब उपलब्ध हो, शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के जो अच्छे ज्ञाता हो और कंपनी के कानूनी प्रशासन में उनकी मदद कर सकें, ये उनका प्रारंभिक उद्देश्य रहा था। फिर बाद में जो है मतलब भारत के भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी थे जो कि पाश्चात्य संस्कृति में यकीन रखते थे बाकायदा, और ये मानते थे कि पाश्चात्य शिक्षा जो है काफ़ी एडवांस है, काफ़ी आगे हैं, और उसके दम पर ही भारत की जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इस दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। तो उन्होंने भी इस दिशा में जो है मदद की। जैसे हमें पता है राजा राम मोहन राय इसके एक उदाहरण है, और उन्होंने इसके लिए 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज में जो है अनुदान भी दिया, काफ़ी पैसा लगा के वो जो है कॉलेज खोला, और वहाँ पर शिक्षित बंगालियों द्वारा जो है अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। कहाँ पर? 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज। तो ये हमें याद रखना है कि इस दिशा में राजा राम मोहन राय के प्रयास भी उल्लेखनीय हैं। बाद में जो है इसके पहले की अगर हम बात करें तो हमें पता है 1813 में जो है चार्टर एक्ट आया था, तो उसमें भी शिक्षा के लिए एक छोटी सी पहल की गई थी जो कि प्रशंसनीय पहल थी। इसमें कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। किसके लिए? देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ और उन्नत करने के लिए, राइट। लेकिन 1823 तक राशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तो इस प्रकार से जो है कोशिश की गई। आगे के टाइम में सरकार ने कोलकाता में, फिर आगरा और बनारस में 3 संस्कृत कॉलेज जो है स्थापित किए। आंग्ल प्राच्य विवाद, अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या है? तो जो शिक्षा के लिए लोक शिक्षा की समिति थी, सामान्य समिति थी, उसमें 2 दल जो है एक बढ़ चुके थे। एक दल ये चाहता था कि जो शिक्षा है वो है भारतीय भाषा में दी जाए, परंपरागत भारतीय भाषा में दी जाए, और दूसरा पक्ष ये चाहता था कि जो शिक्षा का माध्यम हो वो क्या हो? वो अंग्रेजी माध्यम हो, इंग्लिश माध्यम हो, अंग्रेजी माध्यम हो। तो इस दिशा को लेकर जो है थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बाद में लॉर्ड मैकाले का एक स्मरण पत्र है जो कि आप हमें याद रखना है, इनके बारे में भी आपने काफ़ी पढ़ा होगा। लॉर्ड मैकाले ने ही जो है भाषा का माध्यम जो है इंग्लिश बनाने का, अंग्रेजी का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। तो इन्होंने 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने क्या करा? अंग्रेजी शिक्षा को ही सर्वोत्तम माना, और यही कहा कि बिल्कुल भी जो शिक्षा हम दे रहे हैं उसका माध्यम जो है अंग्रेजी ही होना चाहिए। उसका कारण ये उन्होंने बताया कि सरकार के जो सीमित संसाधन हैं उसके मद्देनजर जो पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम की भाषा अंग्रेजी सबसे बेस्ट है, और इसलिए बेस्ट है क्योंकि भारतीय भाषा का स्तर यूरोपीय भाषा की तुलना में काफ़ी निम्न है, काफ़ी लो लेवल है उसका, और इंग्लिश में ही होना चाहिए। और मूल रूप से उनका जो कोशिश थी वो ये थी कि मतलब उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि
रक्त एवं रंग से भारतीय हो, मतलब इंसान को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, भारतीयों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि उनके रक्त और रंग से तो वो भारतीय हो, लेकिन अपने विचार, आदतें या जो उनके एथिकल पॉइंट्स होते हैं, नैतिक होते हैं, मापदंड होते हैं, उससे और उनका जो टेस्ट होता है, प्रवृत्ति होती है, वो अंग्रेजी हो। अर्थात यह श्रेणी ऐसी थी कि वो सरकार तथा जनसाधारण के बीच जो है इंटरप्रेटर की भूमिका निभा सकी थी। तो इस थ्योरी को जो है अधोगामी प्री प्रिवेंशन सिद्धांत की संज्ञा दी गई है, अर्थात डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी इसको कहा गया है कि जो अंग्रेज है और जो है भारतीय का जो जनसाधारण है, जो भारत की जनता है, इनके बीच में जो माध्यम है, अगर वो इंग्लिश माध्यम रहेगा तो यहाँ के जितने भी कल्चरल है, इनके जो भी एम है, वो सभी क्या होंगे, इजीली जो है डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर आएंगे, ऑटोमेटिकली जो है फिल्ट्रेट होंगे। इसीलिए इस थ्योरी को डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया। इसके बाद थॉमसन के प्रयास हमें याद रखना है। तो थॉमसन कौन थे? पहले बात तो ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत यानी कि जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में आता था उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और इन्होंने देशी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा का एक विस्तृत योजना बनाई। इन्होंने भारतीय भाषा को जो है महत्व दिया। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले छोटे छोटे स्कूलों को बंद कर दिया। अब कॉलेज में अंग्रेजी भाषा ही शिक्षा का माध्यम रह गई थी, गांव की स्कूलों में कृषि विज्ञान तथा क्षेत्र नीति यानी कि मेंसुरेशन को जो है बढ़ावा दिया गया, और एक अतिरिक्त शिक्षा विभाग का जो है गठन किया गया। अब हम आते हैं चार्ल्स वुड के डिस्पेच पे 1854 में, जो कि आया था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कहे इस पूरे टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है तो वो चार्ल्स वुड का डिस्पेच ही है, जो कि 1854 में आया था। कितनी ही एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुका है कि वो चार्ल्स वुड का डिस्पेच किस से संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, ये शिक्षा से संबंधित है, 1854 में आया था। यूपीएससी एमपीपीएससी में ही कितने ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो हम यहाँ पर चार्ल्स वुड के डिस्पेच को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। तो एक्चुअल में जो अर्ल ऑफ एबरडीन है, ये यहाँ पर जो है गलत लिखाया हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअल में है अर्ल ऑफ एबरडीन। तो जो अर्ल ऑफ एबरडीन है, इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष रहे हैं चार्ल्स वुड। इन्होंने क्या करा, 1854 में भारत की शिक्षा के लिए एक योजना बनाई, जिसको कि चार्ल्स वुड के नाम से जाना जाता है, और इसे ही भारतीय शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके लिए इन्होंने कई सिफारिशें की। तो इनकी कुछ सिफारिश के पॉइंट ये हैं कि सरकार जो है जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं ले, और अधोगामी विप्रवेश मतलब खुद स्वयं ले, जिससे कि क्या हो गया, लेकिन जो ये अधोगामी प्री प्रवेशन सिद्धांत था, ये कागजों में सिमट पर रह गया, और इस पर किसी प्रकार की कोई जो है कार्य नहीं हुआ। इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूली स्तर की शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया, और इसने सुझाव दिया कि गांव में देसी भाषा ही प्राथमिक भाषा हो, उसके ऊपर जिला स्तर पर जो है आंग्ल देशी भाषा हो, और हाई स्कूल में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसी शहर मुंबई, कोलकाता, मद्रास में जो है यूनिवर्सिटी 3 खोली गई। इसने जो है स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी जो है बल दिया। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं इसके, हमें इतने पॉइंट्स की वैसे ज़रूरत नहीं है। धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, आप ये देख लीजिएगा। और इनका मेन उद्देश्य क्या रहा था इस शिक्षा नीति का। तो 1857 में कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए थे, तब बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी किया गया था। बाद में ये हमें याद रखना है कि बाद में जो जेडी बैथून है, ये यहाँ पर बैथून है द्वारा जो है 1849 में, ये 49 है, 1849 में कोलकाता में जो है बैथून स्कूल खोला गया था। किसके लिए? स्त्रियों की शिक्षा के लिए खोला गया था। और पूसा बिहार में भी कृषि संस्थान था, रुड़की में जो है इंजीनियर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसे हम भारत की जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, और चार्ल्स वुड द्वारा जो ये अनुमोदित था, ये 50 वर्षों तक प्रभावी रहा था, और इसके कारण जो है शिक्षा में काफ़ी प्रगति हुई थी।
थी और काफ़ी जो शिक्षा का लेवल है उसके प्रति रुझान है काफ़ी बड़ा था। तो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो हमने जो 1858 से पहले की जो शिक्षा में महत्वपूर्ण जो चेंजेस किए गए थे उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात की। इसके बाद जो हमारा सेकंड वीडियो आएगा, क्राउन के शासन अधीन शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ है, तो उसमें जो है हंटर शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा अधिनियम, सैडलर अधिनियम, कुछ अधिनियम लाए गए थे, शिक्षा की सार्वजनिक योजना लाई गई थी, तो उससे भी काफ़ी हद तक शिक्षा में बदलाव हुए। और फिर हम हमारे थर्ड वीडियो में जो है स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा नीति लाएंगे और जो है जो करेंट में शिक्षा नीति चल रही है तीसरी जो अप्लाई करी थी 2020 में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे अगले वीडियो के लिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।